हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विशेष में बिहार में हुए तत्कालीन बिहार में हुए उन विद्रोहों के बारे में संक्षेप रूप में लेकिन क्रमबद्ध से जानेंगे कि वो कब हुए, किस इलाके में हुए और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। साथ ही सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन विद्रोहों की जो कारण होते हैं, मूलभूत कारण होते हैं, वो क्या था, या इन विद्रोहों को जिन्होंने शुरुआत की या जिन्होंने इसे अंग्रेजी राज के विरुद्ध किया, उनका मूल उद्देश्य क्या था या वो अंग्रेजी राज के किस चीज़ों से प्रभावित थे। तो सबसे पहले देखिए आधुनिक बिहार के विद्रोह। आधुनिक बिहार के मतलब 1757 के बाद के विद्रोह। देखिए हमने 3 पॉइंट जो प्रमुख कारण रखे हैं, ध्यान रखिएगा कि ये प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से लिखे गए प्रमुख कारण हैं। जब मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमने ये 3 ऐसे प्रमुख कारणों को रखा है जिनसे प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि बिहार में जनजातीय विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं था या कारणों में शामिल निम्न थे या निम्न नहीं थे, तो इनको ध्यान रखना होगा। तो प्रमुख कारण में क्या था? बिहार सरकार, एजेंट एवं महाजनों का शोषण। बिहार सरकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे मैंने सीधा रखा बिहार सरकार। बिहार सरकार का मतलब अब आधुनिक वाला गवर्नमेंट ऑफ बिहार नहीं है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने अपने पैरों से पूरे भारत को रौंदना शुरू किया। पूरी दुनिया पर उनका साम्राज्य था। अपने साम्राज्यिक लिप्सा, व्यापारिक हित एवं बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के लिए संसाधनों की जरूरत थी और इस जरूरत की पूर्ति उन्होंने भारत के लोगों के शोषण, यहाँ के संसाधनों के अकूत लूट एवं आपसी द्वंद्वता का लाभ उठा करके पूरा किया। तो महाजनों का शोषण, सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किया गया हस्तक्षेप, ये सब प्रमुख कारण थे। जरूरी वस्तुओं पर कर बढ़ाना एवं नए व्यवस्था लागू करना, ये सब जो कारण थे, इसी में आपका सारे कारण हमने अपने जो हमारी समझ थी उसके अनुसार हमने रख दिया है। अब कहिए कि श्रीमान ऐसा आज तो ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा था? देखिए इसके पीछे कारण थे। कारण ये था कि जब अंग्रेज नहीं आए थे या नई व्यवस्था हमारे देश में नहीं आई थी, तो विभिन्न इलाकों के लोग अपने अपने विभिन्न मान्यताओं प्रथाओं में रहते थे। अपने अपने मिथिला के लोग अलग थे, अंग के लोग अलग थे, मगध के लोग अलग थे, भोजपुरी इलाकों के लोग अलग थे, झारखंड के जनजातीय इलाकों में सबकी अलग अलग अपनी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। उसी व्यवस्था में लोग रहा करते थे। कृषि थी, भरपेट भोजन किया, खाए पिए, नाचे गाए, सो गए, ये कार्य था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सब चीज़ों को रेगुलेट करना शुरू किया और नई व्यवस्था लागू करनी शुरू की। नई व्यवस्था में जो पुराने लोग थे या जो व्यवस्था चलाने वाले लोग थे वो हाशिए पर चले गए और नए लोग कुछ सामने आए। जो नए लोग सामने आए वो अब नई व्यवस्था से जुड़ करके अपने ही लोगों पर शोषण शुरू कर दिया, शासन शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, लोगों के कुल बुलाने का प्रारंभ हो गया। कुल बुलाना मतलब अरे भाई ये गलत है, इसको कुल बुलाना कहते हैं। कर जरूरी वस्तुओं पर जानते हैं, उस समय नमक पर भी कर बढ़ा दिया था। जनजातीय इलाकों को समझना हो तो आप महाश्वेता देवी की एक किताब है, जंगल के दावेदार, अरण्य अधिकार, उसका मूल बंगाली लेख था, किताब थी, उसी को हिंदी में आप एक बार पढ़िए, पढ़ के समझ में आएगा कि कैसी समय स्थिति थी जनजातीय इलाकों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, मैं सब वीडियो में बताता हूँ कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त इसलिए नहीं किया कि उनको नई व्यवस्था लानी थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनको नई व्यवस्था के तहत उस पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके यहाँ से शोषण तंत्र को विकसित करना था, ताकि यहाँ के सारे रस को चूस करके वो इंग्लैंड ले जाए। जब व्यवस्था ध्वस्त हुई तो पुराने लोग हाशिए पर गए, सिस्टम नहीं आए, सिस्टम चलाने वाले लोग नए थे, ये सब शोषण के माध्यम थे। अब जो लोग थे भूखे मरने लगे, उनके पास रहने खाने को कुछ नहीं बचा और वो फिर विद्रोह पर उतारू हो गए।
बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप 1757 से लेकर के 1857, 1900, 1910, 20, 30 तक आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने पूरे शोषण तंत्र को विकसित करके लाखों करोड़ों लोगों को मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। ये अलग बात है कि उन्हीं के जैसे लोगों ने कभी शांति और सद्भावना का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया। ये एक अच्छा, क्या कह सकते हैं, गुड और बहुत ही क्लासिकल राजनीति का विषय हो सकता है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम करके लाखों करोड़ों लोगों को ख़त्म कर दिया, स्पीसीज़ के स्पीसीज, जातियों के जातियाँ, क्या कहते हैं, जनसमूहों का सफाया कर दिया। बाद में वो नोबेल पुरस्कार बांट रहे हैं। नोबेल किन्हें मिला? जिन्होंने युद्ध किए। किस लिए मिला? शांति के लिए मिला। खैर, मैंने बोला कि ये इसको आप क्लासिकल राजनीति कह सकते हैं। खैर, आइए हम लोग यहाँ होते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण थे जिसमें आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा कि तत्कालीन बिहार में होने वाले जनजातीय या जातीय आंदोलनों के मुख्य कारण क्या थे। सरकार, एजेंट एवं महाजनों का शोषण। ये जो महाजन लोग होते थे, ये क्या करते थे ना कि खूब ज़्यादा कर पर पैसा देते थे और सब अंगूठा से लिखवा लेते थे। आप पढ़े होंगे, सिनेमा वगैरह में देखे होंगे, ये सब उस समय हुआ करता था। खैर, आइए, तो सबसे पहला विद्रोह जो है तमाड़ विद्रोह है। तमाड़ जो है रांची के पास है, ठीक है। यह विद्रोह छोटा नागपुर के जमींदार एवं मुख्यतः उरांव जनजाति के मध्य था। छोटा नागपुर के जो जमींदार थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्वाधान में वहाँ के लोगों पर कर बढ़ा दिया और शोषण करने लगे। तो उरांव जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऐसे भी रांची के पास उरांव जनजाति बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और इसका काल जो था 1789 से 1794 तक था, 1789 से 1794 पर। हालांकि कहीं कहीं 82 से 1782 से 1821 तक मिलेगा, तो भी था। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा में आपको डाटा रहेगा यही रहेगा। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जब विद्रोह मुख्य रूप से शुरू हुआ था 1782 में, लेकिन जब अंग्रेजी फौज आई, अंग्रेजी फौज जब आई तो विद्रोह बहुत भयानक बन गया और 1794 तक अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से विद्रोह को कुचल दिया। बाद में छिटपुट विद्रोह होते रहा। 7 तरह के, मतलब इस तमाड़ विद्रोह में टोटल 7 बार विद्रोह हुआ। कितना बार हुआ? 7 बार विद्रोह हुआ। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा कि तमाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था। यह तमाड़ विद्रोह से प्रभावित इलाका था छोटा नागपुर, संथाल परगना, बिहार का कोई ऑप्शन रहेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर का इलाका था। दूसरा है हो विद्रोह। हो एक जनजाति है, ठीक है ना, जो कोल्हान इलाकों में, छोटा नागपुर के कोल्हान इलाकों में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत बहादुर होते हैं, सच्चे होते हैं और बहुत ही सरल लोग होते हैं। यह विद्रोह 1821-22 में हुआ था। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा यह कर बढ़ाए जाने के कारण हुआ था। तो हो विद्रोह का भी जो मुख्य कारण था वो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह। सिंहभूम जो है वो आज वर्तमान में 2 है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। इसके पीछे, नाम के पीछे माना जाता है कि वह सिंहों की भूमि थी, इसलिए उसका नाम सिंहभूम था। हालांकि यहाँ 2 चीज़ के हैं। एक आता है कि राजा जो होते थे वहाँ सिंह के समान बहादुर होते थे, इसलिए उसका नाम सिंहभूम है। लेकिन दूसरा कारण ये बताया जाता है कि वहाँ शेर बहुत रहते थे, इसलिए उसका नाम सिंहभूम है। खैर जो हो, तो हो विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा कर बढ़ाए जाने के कारण, और इसे भी आप छोटा नागपुर मानेंगे या सिंहभूम या छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के इलाके के आसपास ये सब हुआ था। वर्तमान में यदि देखा जाए तो यह कोल्हान आएगा। क्या आएगा? कोल्हान का इलाका आएगा, ठीक है। तो इन सब विद्रोहों से संबंधित काल जो हमने लिखा है, काल और इलाके को याद रखिएगा। बीपीएससी या बिहार के स्पेशल परीक्षाओं में इलाके और काल ही पूछेगा। तीसरा जो पूछता है वो क्रम से पूछेगा, लाइन से, कि निम्न में से कौन सा विद्रोह क्रम से नहीं है। इसको भी ध्यान रखें, इस दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल देखते हैं कि जो विद्रोह हुआ है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जान लीजिएगा कि उस समय कौन था। जैसे अभी हम आपसे पूछते हैं कि 1821-22 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या हो सकता है पूछ दे कि हो विद्रोह के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे,
ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे डाउट होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, तो इससे संबंधित एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको उसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे के विद्रोह को। अगला है कोल विद्रोह। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि कोल विद्रोह के समय गवर्नर जो थे बंगाल के, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय क्या क्या सुधार हुए थे, कैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर आगे किया गया, भारत का गवर्नर जनरल किया गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। खैर वो अलग विषय है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। कोल विद्रोह जो हुआ था वह 1831-32 में हुआ। कब हुआ? 1831-32 में। कहाँ हुआ? पलामू, सिंहभूम, मानभूम एवं छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। बुद्धू भगत, सूर्य मुंडा इत्यादि इसके प्रमुख नेता थे। आपसे सवाल पूछेगा कि बुद्धू भगत एवं सूर्य मुंडा के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के समय भारत के बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो आपको ध्यान देना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो था वो गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज लोगों ने किया था। मानभूम का जो इलाका है ना, उसी में किए थे लोग, और इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। परीक्षा में झारखंड वाला में पूछ लेता है जी, आपसे बिहार वाला में नहीं पूछेगा, लेकिन झारखंड वाला में पूछ लेगा कि निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह। और उस समय भी गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह डलहौजी और कैनिंग के समय में हुआ था। शुरू हुआ डलहौजी, खत्म हुआ कैनिंग के समय में। नेता इसके कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। अब ये चारों नाम आपसे पूछेगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि संथाल आंदोलन वह प्रथम और सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन था जिसके आगे ब्रिटिश सरकार ने घुटने टेके। हालांकि उन्होंने बहुत क्रूरता से उसे दबाया, लेकिन सरकार को ये लगा कि हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए संथाल विद्रोह का जो महत्व है अपने भारत के आधुनिक स्वतंत्रता के इतिहास में, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस चीज़ को समझेंगे, ऐसे तो डिटेल में जब पढ़ेंगे संथाल विद्रोह को तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि आधुनिक जो सशस्त्र विद्रोह हुए, जिसमें संथाल विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था। ठीक है। यह आंदोलन 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में हुआ। इलाका पूछेगा आपसे, भागलपुर राजमहल। इसी विद्रोह के बाद संथाल परगना जिला बना। कौन सा जिला बना? संथाल परगना। कब बना? 30 नवंबर 1956। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। एवं एस्ले एडेन इसका प्रथम जिलाधीश था। अंग्रेजों को ये लग गया, ये सब जब विद्रोह होने लगे बार बार, तो अंग्रेजों को ये लग गया कि भाई ये जो जनजातीय इलाके हैं, हम इन्हें अन्य इलाकों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अन्य जो इलाके थे वो कृषि इलाके थे, वो एक अपनी सभ्यता संस्कृति में चल रहे थे, जहाँ ऊंच नीच तरह तरह के भेद थे। अंग्रेज इस भेद को उभारते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन जनजातीय इलाकों में ऐसा नहीं था। ये पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित लोग थे, जो नदियों में, झीलों में रहने वाले पानी को पीते थे। अब सरकार को वही जंगल चाहिए थी, वही झील चाहिए थी, वही पानी चाहिए थी। क्लैश यहीं से शुरू हो गया। ठीक है। अब आपसे यहाँ से एक सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन या कौन सा विद्रोह भारत के महान 1857 विद्रोह के पूर्व संध्या पर थी? पूर्व संध्या मतलब जस्ट उससे पहले। तरह तरह के सवाल पूछेगा, याद रखिएगा। संथाल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? संथाल आंदोलन। देखिए, परीक्षाओं में डाटा सबको याद रहता है, बस उस डाटा को कंप्रेस कैसे आप करते हैं और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उसको आप समझते कैसे। मैंने सवाल क्या बोला कि निम्न में से कौन सा आंदोलन 1857 की पूर्व संध्या के समय या पूर्व संध्या पर किया गया विद्रोह था, यानी कि जस्ट उससे पहले कौन था। पूर्व संध्या मतलब आज जो सुबह हुई है उससे जस्ट पहले। ठीक है, तो याद रखेंगे संथाल आंदोलन। हमने ये गवर्नर जनरल की सूची इसलिए लिख दी कि बहुत लोग पढ़ते ही नहीं हैं, फिर वो याद करते हैं कि ऐसे। हालांकि आपको गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, सबको ध्यान रखना होगा। किसको बंगाल के गवर्नर जनरल कहते थे, कब और किस एक्ट से वो भारत के गवर्नर जनरल बने, और कब वो वायसराय बने। ठीक
ठीक है। तो इसकी भी हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अन्यथा आप खुद से एक सूची बना सकते हैं। देखते हैं आगे के आंदोलन में। अब उसमें सबसे ऊपर जो हमने लिखा है वो है खेरवार आंदोलन। क्या है? खेरवार आंदोलन। उस समय लॉर्ड मेयो थे भारत के मालिक, गवर्नर जनरल, वायसराय, जो बोलिए सब मालिक ही थे। बाद में लॉर्ड साहब उनको बोला जाता था। तो 1870 में संथाल परगना में यह आंदोलन चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन मूल्य की रक्षा करना था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जनजातीय आंदोलन था जो प्राचीन मूल्य एवं संस्कृति के सुरक्षा के उद्देश्य से या उनके मूल्यों की, प्राचीन सभ्यता संस्कृति के मूल्यों की स्थापना के लिए लड़े गए थे या बचाव के लिए लड़े गए थे? तो खेरवार आंदोलन। कौन सा? खेरवार आंदोलन। खेरवार आंदोलन को ध्यान रखेंगे। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यह लड़ा गया था। एक चीज याद रखेंगे कि झारखंड में जो टाइटल होते हैं उनसे समझ में आता है कि वो किस वर्ग से, जाति वहाँ नहीं होती है, वर्ग होती है। जैसे पाहन है, पुजारी है, तो उसका अलग टाइटल होगा। हालांकि सब समूह में अलग होता है। जैसे पुजारी किसी में नायक होगा, किसी में मांझी होगा, किसी में कुछ होता है। बस समझ रहे हैं। संथाल परगना में जाएंगे, यानी कि संथाली लोगों में जाएंगे तो वहाँ भी उनका अलग रहेगा। किसी का नाम क्या कहते हैं, सुरेन है तो वो अलग है। किसी का नाम बहुत सारा टाइटल होता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। और टाइटल से समझ में आता है कि वो किस वर्ग में आता है। समझ रहे हैं ना? हाँ। जैसे मुर्मू है तो वो किस वर्ग से, वो पुजारी होगा। सुरेन है तो योद्धा है, लड़ेगा। मार्डी है तो लड़ेगा। इस तरह से टाइटल होते थे जो उनके यहाँ इस चीज़ को दर्शाते थे वो किस वर्ग से आते हैं। कास्ट नहीं होती थी उनके यहाँ, जाति नहीं होती थी। ठीक है। अब कहिए कि श्रीमान वर्ग जाति में क्या अंतर है? जाति का मतलब है कि आप जिसमें जन्म लिए वही रह जाएंगे। वहाँ ऐसा नहीं था। वो एक वर्ग था जिसे लोगों ने मान रखा था कि हाँ ये काम करेगा। कोई कट नहीं था, बटर लाइन नहीं थी कि नहीं ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपसे सवाल पूछेगा कि खेरवार आंदोलन कब हुआ? 1870 में। याद रखिएगा। इसे सफाहार आंदोलन भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन मूल्य की रक्षा करना था। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने संथाल विद्रोह बताया था, दूसरा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1894 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 को हुआ। और इसी के बाद CNT एक्ट 1908 पारित हुआ छोटा नागपुर ये इलाके के लिए, संथाल परगना एक्ट संथाल इलाके के लिए, और CNT एक्ट छोटा नागपुर के इलाकों के लिए। अब सवाल कि बिरसा मुंडा को भारतीय क्या कहते हैं, आधुनिक भारत में जनजातीय आंदोलनों के कारण भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्या अब सवाल उठता है, बहुत सारे लोग सवाल उठते हैं कि क्या वो भगवान थे? स्पष्ट बात है, भारत की भूमि पर एक लोग पैदा हुए थे, लेकिन आखिर बिरसा को ही भगवान क्यों कहा जाता है? भगवान बिरसा मुंडा उन्हें कहा जाता है। 3 फरवरी को वो पकड़े गए और 9 जून को शायद एक्सेप्टेड 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। जेल में दस्त से बीमार हो गए, अंग्रेज़ों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सवाल वही, क्या बिरसा भगवान थे? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तरह तरह के बातें बताते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर वो व्यक्ति जो दीनहीन लोगों के लिए, वो हर वो व्यक्ति जो दबे कुचलों के लिए, हर वो व्यक्ति जो शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, चाहे सामने वाले कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वो भगवान की ही श्रेणी में आता है। राम भगवान इसलिए नहीं थे कि वो दशरथ के यहाँ जन्म लिए थे। राम भगवान इसलिए थे कि उन्होंने उन चीज़ों से लोगों की रक्षा की जिसे लोग त्रस्त से। भगवान कृष्ण इसलिए कृष्ण नहीं, भगवान नहीं थे कि वो मतलब देवकी पुत्र थे। वो भगवान इसलिए थे कि उन्होंने अत्याचारी कंस की हत्या की और जितने भी कुत्सित दुराचारी थे उन्हें महाभारत के युद्ध में मरवा दिया। यानी कि मानवीय मूल्यों, मानवीय आचरण और साथ ही मानव की गरिमा की रक्षा उन्होंने हर उस ताकतवर के विरुद्ध लड़के की जिसके विरुद्ध कोई बोलने की साहस नहीं करता था। और बिरसा इस सारे मूल्यों पर सही ठहरते थे, इसलिए बिरसा भगवान थे। आइए आगे देखते हैं। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो था वो जतरा भगत के नेतृत्व में चला था। किसके नेतृत्व में चला था? जतरा भगत के नेतृत्व में 1314 में हुआ था। और यह मुख्यतः कर न देने के लिए था। आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आंदोलन जो था मुख्य रूप से कर न देने के लिए था? तो ये ताना भगत आंदोलन। और इनका यह मानना था कि सारी भूमि ईश्वर की है
तो हम आपको कर क्यों देंगे, सीधी सी बात थी। और ये लोग घंटी बजाते थे टुन 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 टुन। तो उसका एक गाना था, छोड़िए हटाइए, यह गांधीवाद के समान था। आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन से आंदोलन का चरित्र गांधीवाद से प्रभावित था, या गांधीवाद का पूर्व था, या गांधीवाद की तरह था, तो ताना भगत आंदोलन को याद रखिएगा। और इस समय लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनशर्ट्स, इसका एक और नाम था, आप लोग कमेंट करेंगे बताएंगे। मुंडा विद्रोह के समय एल्गिन था। अगला है चेरो विद्रोह एवं सरदारी आंदोलन। चेरो विद्रोह जो था वो 1800 के आसपास चेर किसानों ने किया था, और सरदारी आंदोलन जो था 1859 से 81 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड की भूमि को बाहरी से मुक्त करना था। देखिए, मुंडा विद्रोह जो हुआ, संथाल परगना विद्रोह जो हुआ, इनका यह मानना था कि झारखंड को अंग्रेजों एवं दिक्कुओं, बाहरी को ये दिक्कू कहते थे, इन्होंने परेशान कर रखा है, इन्हें हटाना है। लेकिन ये लोग समझदार थे, ये समझते थे कि कौन से दिक्कू यानी कौन से बाहरी इनका शोषण करते हैं, कौन से बाहरी इनका शोषण नहीं करते हैं। इनके जो टारगेट थे वो मुख्य रूप से महाजन थे, व्यापारी थे, साहूकार थे, जो तरह तरह से इनको उत्पीड़ित करते थे। सरदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, कैनिंग के समय प्रारंभ हुआ, रिपेन के समय खत्म हुआ। सरदारी आंदोलन का जो मुख्य था कि भाई हमको झारखंड को पूरी तरह से मुक्त कर देना। सरदार टाइटल होती है झारखंड में, आप टाइप करके देखिएगा कौन होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे उसका विषय नहीं है। तो ये ऐसे आंदोलन थे जो जनजातीय प्रकृति के थे, और हमने इनके गवर्नर जनरल के साथ आपको इनके उन मुख्य बातों को बताया जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। हालांकि जो मैंने डाटा दिया, जो मैंने तथ्य रखे, वो अभी तक पूछे गए सारे परीक्षाओं के आधार पर था। अब आगे सिर्फ मैं अनुमान लगा सकता हूँ, अब भी अनुमान लगा सकते हैं। अब देखते हैं बिहार में हुए कुछ वैसे आंदोलन के जिनसे बार बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, बिहार के वो ऐसे 3 प्रमुख आंदोलन जिनसे बार बार आपको प्रश्न मिलेंगे। आपको याद रखिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो तत्कालीन बिहार के थे, जिनमें जनजातीय आंदोलन शामिल थे। हालांकि आज वो झारखंड में है, लेकिन उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उन आंदोलनों का एक सामाजिक मूल्य था, एक सामाजिक संदेश था, जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे ये 3 ऐसे आंदोलन के बारे में जानेंगे जो पूरी तरह से बिहार में हुए, यानी कि आधुनिक बिहार में ही हुए। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सब जो विद्रोह थे वो छोटे छोटे विद्रोह थे, जातीय, जनजातीय, वर्गीय विद्रोह ये सब हुआ करते थे। ठीक है, तो पहला कौन है? नोनिया विद्रोह। नोनिया जो है एक जाति होती है जो मुख्यतः सोरे का काम करते थे। नोनिया जाति क्या करते थे? सोरे का काम करते थे। ये लोग कच्चा सोरा निकालते थे, कंपनी को देते थे, कंपनी फिर ले जाती थी। यानी कि उस समय जो आसामी थे, यानी कि जो दलाल होते थे, इस काम को करते थे। मध्यस्थ लोग अग्रिम रूप में कुछ पैसा दे देते थे इस जाति के लोगों को, ये लोग सोरा निकालते थे, फिर बेचते थे। ये कंपनी से पैसा कुछ और लेते थे, और किसान जो इस जाति के लोग थे, यानी कि जो सोरे का उत्पादन करते थे, उनको बहुत कम पैसा देते थे। यानी कि कंपनी और किसान या कंपनी और उत्पादक के बीच में जो वर्ग था वो पूरी तरह से शोषण कर लेता था इनका। ये लोग ज़्यादा मूल्य मांगे, बोले कि भाई सोरे जो है हम उसको 2 आना में नहीं 4 आना में देंगे, 6 आना में देंगे, आप ऐसे करिए। ये लोग जो कंपनी के गुमास्ते थे, दलाल थे, वो देने से मना कर दिया, बोले कि नहीं इतना नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है उतना ही मिलेगा। फलते इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और ये विद्रोह कब हुआ? 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। ये सोरा के मूल्य न मिलने के कारण हुआ था। बाद में सरकार ने बीच बचाव किया, हालांकि कुछ बढ़ाया नहीं। वारेन हेस्टिंग्स जो थे उस समय गवर्नर थे। नोनिया विद्रोह बिहार में हुआ, कहाँ हुआ? इससे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तिरहुत, सारण एवं हाजीपुर के इलाकों में। अब तिरहुत इलाका जो है आप उसके जिलों को याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूरा पूछ लेता है तो आप फिर गड़बड़ा जाएंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। हमने संक्षेप में लिख दिया तिरहुत, सारण एवं हाजीपुर इलाकों में 1770 से 1800 तक चला, और सोरा के मूल्य न मिलने के कारण किन्होंने किया? नोनिया जाति के लोगों ने। बहावी आंदोलन, देखिए बहावी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इस पर यदि बनाया जाए तो एक अच्छा खासा वीडियो बनेगा, लेकिन यह एक सामाजिक मूल्यों को लिए हुए अंग्रेजी राज की समाप्ति का विद्रोह था। इसको लेकर के सामाजिक मूल्यों की स्थापना के साथ अंग्रेजी राज की समाप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। आपसे यही चीज़ पूछेगा कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक मूल्यों, यानी कि इस्लाम में जो अच्छे सामाजिक मूल्य थे उसकी स्थापना के साथ साथ अंग्रेजी राज की समाप्ति। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। भारत में
परंतु पटना में इसका नेतृत्व इनायत अली एवं विलायत अली ने किया था और 1830 के दशक में यह पटना जो था इसका मुख्य केंद्र था। मैं फिर से बोल देता हूँ, बहावी आंदोलन बेंटिक थे उस समय। सामाजिक मूल्यों की स्थापना के साथ अंग्रेजी राज की समाप्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, परंतु पटना में इनायत अली एवं विलायत अली नाम के दो लोग थे, इन्होंने किया था। 1830 के दशक में पटना इसका मुख्य केंद्र था। परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस एक आंदोलन का पटना 1830 के दशक में मुख्य केंद्र था? तो याद रखिएगा, बहावी आंदोलन। ठीक है, बिहार में बहावी आंदोलन के नेतृत्व करता थे इनायत अली विलायत अली, लेकिन यही पूछ देगा कि 1830 के दशक में पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बताइए इसका नेतृत्व भारत में किन्होंने किया? तो याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी। ऐसे बहावी आंदोलन को बता दो कि जब अंग्रेज या यूरोपियंस पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने एक तरह से पूरे इस्लामिक राज्य को कबाड़ दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, तो फिर जो लोग थे उन्होंने फिर अपने चीज़ों को देखा और उन मूल्यों की ओर अग्रसर हुए जो खत्म हो गए थे, और इसी मूल्यों की स्थापना के लिए ये बहावी आंदोलन चला था। अगला है लोटा विद्रोह। लोटा समझते हैं, लोटा एक देशज शब्द है। लोटा विद्रोह, लोटा का मतलब होता था पुराने ज़माने में लोग पानी पीने के लिए लोटा का उपयोग करते थे। हालांकि गांव में शौच जाने के लिए भी लोटा का ही उपयोग करते थे, तो पानी पीने के लिए अमूमन लोग लोटा का उपयोग करते थे। बुजुर्ग लोग होते थे, बहुत बड़ा लोटा रखते थे, उसमें कम से कम 1 लीटर पानी हटता था, 1 लीटर से ऊपर ढेर पानी रखते थे, और उससे वो अपनी दिनचर्या के कार्यों को किया करते थे, जैसे पानी पीना है, हाथ वगैरह धोना है, खाते समय लोटा लिए रखते थे। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो रखा करते थे, हालांकि हम छोटे थे तो लोटा छोटा हुआ करता था। तो यह लोटा विद्रोह जो था वो मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने किया था। कहाँ के जेल कैदियों ने किया था? मुजफ्फरपुर के, और 1856 में किया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि सरकार ने यह फैसला किया कि अब इनको पीतल के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा दिया जाएगा। अब सरकार बहादुर के साथ समस्या क्या थी, जो देखिए, पहले जेल में कैदी कम थे तो पीतल का लोटा दिया जाता था। सरकार बहादुर ने क्या किया कि लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूंसना शुरू किया, पीट पाट के सबको जेल में ही डाल देते थे। जो सरकार के विरुद्ध लिखा उसको जेल में डाल दो, जो सरकार से अगेंस्ट हुआ उसको जेल में डाल दो, जो कुछ मिला उस सबको जेल में डाल दो। तो जेल में कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। अब उतना पीतल का ढलाई सरकार को दिक्कत होने लगी, कठिनाई होने लगी, तो सरकार ने फैसला किया कि काम करो, मिट्टी का लोटा दे दो इनको। तो इसी पर विद्रोह हुआ जिसका नाम था लोटा विद्रोह। ठीक है, आज भी भारत में देखिएगा लाखों लोग जेल में विचारहीन कैदी के रूप में। विचारहीन कैदी वो कैदी हैं जिन पर कोई विचार नहीं हुआ, लाखों लोग। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाद में निर्दोष छूट जाते हैं। ये व्यवस्था की खामी नहीं, ये व्यवस्था के द्वारा किया गया एक अत्याचार माना जाएगा। और इसकी शुरुआत उसी अंग्रेजी काल में हुई, जब सरकार बहादुर का मतलब ब्रिटिश सरकार, जब सरकार बहादुर को जहाँ भी है जिसके प्रति भी थोड़ा डाउट होता था उसे उठा के जेल में डाल देती थी। और कमोबेश आज भी वही स्थिति अपने देश में बरकरार है। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर में। किन्होंने किया? जेल कैदियों ने। कब किया? 1856 में। किस लिए किया? तो पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के कारण। अब मिट्टी का लोटा देने का मुख्य कारण यही था कि जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। तो ये था बिहार से आने वाले वैसे प्रश्न जो विभिन्न आंदोलनों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत तरह से बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाते हैं, आशा है कि आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। फिर भी मेरा यह मानना है, मेरा आपसे कथन है कि आप ये नोट्स खुद से बनाएं। हमने प्रयास किया था कि इसे एक क्रमबद्ध रखें, लेकिन हमसे क्रमबद्ध में नहीं हो पाया। आप इसको जो लिखेंगे वो क्रम से लिखेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। क्रम से मतलब 1870 में कौन हुआ, 1880 में कौन हुआ, 1885 में कौन हुआ, 1890 में कौन हुआ, उसको लिखिए। एक तरफ उस समय भारत के या बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे उसको लिखेंगे। इसके अलावा किन्होंने किया और उसका मूल्य क्या था, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वैसे करके आप अपना नोट्स तैयार कर लें, आपको फिर देखिएगा कहीं कोई समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।